वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि हम हिंदुस्तान का जो स्टैंड ऑफ है पाकिस्तान के साथ उस पर जाएं, इसमें पाकिस्तान की जो ब्रॉडकास्टिंग थी पीएसएल की, उसको जो इंडियन कंपनी कर रही थी उसने इससे इनकार किया। बहुत सी चीज़ों के ऊपर पाकिस्तानी सिंगर्स को, पाकिस्तानी एक्टर्स को हिंदुस्तान में लाने पर पाबंदी है। सो हिंदुस्तान की तरफ से तो रिएक्शन फौरन आ गया, मोस्ट फेवर्ड नेशन का एमएफएन का स्टेटस रिवोक कर दिया गया। लेकिन एक और बड़ा अहम एलिमेंट है जिसका मैंने जिक्र नहीं किया। कुलभूषण यादव की हेयरिंग हेग में इस वक्त नेदरलैंड्स में चल रही है। मेहर बुखारी हमारे साथ मौजूद है वहां से, शी इज देयर इन हेग। सो उनसे जानने की कोशिश करते हैं आर्गूमेंट्स क्या हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा कि आर्गूमेंट क्या है इस वक्त, बेसिक आर्गूमेंट पाकिस्तान की तरफ से है क्या इस हेयरिंग में? आज जफर कुरैशी प्रेजेंटेड आवर आर्गुमेंट्स क्वींस काउंसिल और बहुत दबंग अंदाज में और बड़ी तेज रफ्तार में उन्होंने आर्गुमेंट्स जो है वो ले आउट की। और इनफैक्ट इतनी स्पीड से वो चल रहे थे कि 2 दफा जज साहिबान को उन्होंने कहा आहिस्ता बोले। आई हर्ड दैट। Yeah, so it was interesting, but he was very coherent, बड़ा articulate उन्हें बोला और बड़े लॉजिकली और कोजेंट आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए। बेसिकली उनका जो नटशेल था, उन्होंने बेस की अपनी पूरी आर्ग्यूमेंट के भारत की जो एप्लीकेशन है उसको डिक्लेयर हो जाना चाहिए इनएडमिसिबल सिरे से, क्योंकि भारत का जो कॉन्डक्ट रहा है इन सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर वो गलत रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने कोर्ट को मिसलीड किया है और अब्यूज ऑफ राइट्स की है, लैक ऑफ गुड फेथ दिखाया है, पाकिस्तान के हवाले से भी, रिस्कोर्ट के हवाले से भी इलीगैलिटी दिखाई है और क्लीन हैंड्स और मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो खुल के सामने आई है। और फिर उन्होंने ले आउट किया किस किस तरह से मिसरिप्रेजेंट किया भारत ने फैक्ट्स और फिगर्स को। फॉर इंस्टेंस छोटी सी मिसाल अगर आपको दूं तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हारिस साद जो हैं, जो प्रेजेंट कर रहे थे भारत का केस, उन्होंने बड़ा डिटेल में बात की कि इस मिलिट्री कोर्ट्स की प्रेजेंस के अंदर तो कुलभूषण यादव को कभी इंसाफ मिल ही नहीं सकता पाकिस्तान में, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, और किस तरह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कभी फॉलो ही नहीं होता पाकिस्तान में। तो आज पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट जिसने 70 डेथ सेंटेंसेस को सेट असाइड किया है, किस तरह मिलिट्री कोर्ट्स के सेंटेंसेस जो हैं और अंडरलाइन कन्विक्शंस जो हैं वो इनसफिशिएंट एविडेंसेस पे सेट असाइड होती हैं, और जुडिशियल रिव्यू होता है हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान के अंदर। वो एग्जांपल्स ले आउट किए। उन्होंने कहा मुझे ताज्जुब होता है कि इतनी बारीक बीनी में तो ये भारतीय डेलीगेशन चली जाती है कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर को इधर बैठ के कोर्ट करते हैं, मगर एक पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट इनको दिखाई नहीं देती, या ये मंजर आम पे लाना नहीं चाहते। इतना बोल दो कि जो भारतीय दलाइल थे उसमें उन्होंने कहा कि वियना कन्वेंशन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है, उनको अगवा किया गया यादव को, कुलभूषण यादव को। उनका ये क्लेम है हिंदुस्तान का कि उनको गिरफ्तार करके फिर इनके पास लिया गया और काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई। आपको क्या लगता है किस तरफ फैसला जा रहा है? बिकॉज ये बड़ी अजम्पशंस पे बात है जाहिर है, लेकिन किस तरफ जा रहा है ये फैसला? सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिकॉज इन एसेंस इसी के ऊपर पूरा केस बेस्ड है जो भारत इधर लाया है कि काउंसलर एक्सेस नहीं दिया कुलभूषण यादव तक भारत को, और पाकिस्तान ने डिनाई किया है, वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की खिलाफ वर्जी की है। भारत ने तो इनफैक्ट ये कहा कि और सारे इश्यूज इरेलीवेंट हैं, जज साहिबान को प्ली किया, आप सुने भी ना, इनकी बात भी ना सुने, वो इरेलीवेंट इश्यूज हैं, अगर कुछ मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ काउंसलर एक्सेस मैटर करता है। तो इसके टोटल कॉन्ट्रास्ट में आज कुरैशी साहब ने, हमारे टॉप लीगल एड ने ये कहा कि काउंसलर एक्सेस इज नॉट इवन द क्वेश्चन, और उन्होंने साबित किया अपने दलाइल में कि ये इशू एक्चुअली पॉलिटिकल माइलेज का है भारत के लिए। काउंसलर एक्सेस तो हम तब देते अगर पहले ये साबित करते अपनी तरफ से दस्तावेजात फराम करके कि ये भारतीय एजेंट है। इन्होंने तो आज तक कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दी, ना अपनी तरफ से साबित किया ये भारतीय एजेंट है। हम तो उन्हीं चीजों के साथ बैठे हैं जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। 2 पासपोर्ट थे कुलभूषण यादव के पास, दूसरा पासपोर्ट जो 2003 में शायद उनको मिला, 17 मरतबा हिंदुस्तान में उस पासपोर्ट पर दाखिल हुए। अब तक भी ये आर्गुमेंट दिया उन्होंने कि शरीयत का फैसला नहीं किया है, और ये कि बलोचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट और कुलभूषण के किरदार पर तो अजीत दोवल भी इसकी तारीफ कर चुके हैं। एक आखिरी सवाल, एक बायलैटरल एग्रीमेंट का जो जिक्र हुआ वहां पर, मैं उधर ही आ रही थी आपको। इनफैक्ट हमारा पूरा इन्हिसार और जो पूरा मुद्दा है ना, वो 2008 की जो बायलैटरल एग्रीमेंट साइन की थी हमने मई में भारत के साथ, उस पे है। वो सारे केसेस जो वियना कन्वेंशन के जुमरे में नहीं आते, स्पियोनाज, टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, उनको किस तरह तय करना है, ये
में 3 साल की गुफ्तगू शुनिद बहस हुई थी भारत और पाकिस्तान के दरमियान, और फिर ये 2008 का मुआहदा तय पाया था। उसके ऊपर फोकस किया आज खावर कुरैशी ने। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि आप इससे नजरें चुरा रहे हैं, या आज आपको ये पसंद नहीं आ रहा। लेकिन हिंदुस्तान का मौकफ तो ये है कि वो क्योंकि यूएन के साथ रजिस्टर नहीं है वो इसलिए वो उसकी कोई ये मौकफ भारतीय सहाफी कानूनी वैल्यू नहीं है। ये मौका भारतीय सहाफी तो कोट कर रहे थे, मगर हारिस साहब ने इस हवाले से कुछ नहीं कहा। हारिस साहब ने तो बल्कि सिर्फ ये कहा कि वो बायलैटरल ट्रीटी है और ये मल्टीलैटरल ट्रीटी है, तो कुछ भी हम साइन करें इट हैज टू बी सप्लीमेंट्री टू दैट। ये नहीं हो सकता कि ये 2008 की ट्रीटी वियना कन्वेंशन को बेसिकली ओवरशैडो करते हैं, उस पर हावी आते हैं, ये नहीं हो सकता। उनका ये कहना था। लेकिन आज कुरैशी साहब ने, खावर कुरैशी साहब का ये कहना था कि आर्टिकल 6 को आप विश्ववे नहीं कर सकते, इट एग्जिस्ट एंड वो इसी में एग्जिस्ट करता है। फिर उन्होंने रशिया की एग्जांपल दी, अमेरिका की एग्जांपल दी, उन्होंने वर्ल्ड के रिनाउंड एक्सपर्ट्स को कोट किया, मिलिट्री कमांडोज को कोट किया, ऑथर्स को कोट किया। सर जनरल फिट्जमोरिस जो है यूनाइटेड किंगडम के एफसीओ लीगल एडवाइजर हैं, आईसीजे इसी अदालत के जज भी रहे हैं, उनको भी कोट किया। उन्होंने उनकी बातें कोट की कि जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ जाए तो फिर सफिशिएंट वेट दिया जाता है ऐसे केसेस में कि आप एक्सेप्शन मेक करें, आप काउंसलर एक्सेस ना फराम करें। तो जब मामला एक नेशनल सिक्योरिटी का, एस्पियोनाज का है, you know there's a long exhaustive list of examples। तो यही बेसिकली आज खावर कुरैशी ने कहा, कंपेलिंग एग्जांपल्स दिए कि स्टेट प्रैक्टिसेस जो रही हैं यूएसएसआर में और यूएसए में इस हवाले से वो हावी आती हैं टू ऑल अदर थिंग्स। इधर हो रहा है प्रैक्टिसेस की बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब कश्मीर की बात आती है तो मल्टीलैटरल के ऊपर नहीं जाते, वो बायलैटरली हल करना चाहते हैं। वो कहते हैं कश्मीर का मसला तो हम बायलैटरली हल करेंगे, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन जब कुलभूषण का मामला आएगा तो वो बायलैटरली हल नहीं करेंगे, वो हम उसके लिए थर्ड पार्टी के पास जाएंगे। बहुत शुक्रिया मेहर आपका। देखें अगले 2 दिन और ये हियरिंग चलनी है, कल हिंदुस्तान की तरफ से बात होगी। कसूरी साहब, ये कुलभूषण यादव एक और बड़ा इशू जो चल रहा है, आपने सुना उसमें ये आर्गुमेंट्स दे रही हैं, पाकिस्तानी वकील भी हैं, हिंदुस्तान के वकील भी। ये जो लार्जर पाकिस्तान इंडिया जो टेंशंस हैं वो इन बहुत से इश्यूज के गिर्द घूम रही हैं, जिसमें कुलभूषण यादव का भी एक इशू। अगर मैं फवायद और नुकसानात में बात करूं तो कुलभूषण इज अ वेरी सेंसिटिव इशू इन इंडिया। को याद होगा सुषमा स्वराज ने कहा था ये हमारा बेटा है जिसको हमें वापस लेकर आना है। सो ये जो सारी फिजा बनती है इंटरनेशनल, ये सारे छोटे छोटे फैक्टर सारे मैटर करते हैं ना कसूरी साहब? जी हाँ, इसमें क्या शक है। देखिए ना, जहां हिंदुस्तान के वजीर आजम लाल किले की दीवार पे खड़े होके रिपब्लिक डे पे कहें कि हम बलूचिस्तान में जो चाहेंगे करेंगे, जहां दुवाल साहब ये कहें कि हम बलूचिस्तान में और ये जो उस वक्त ट्राइबल एरियाज था और अब जो है वो केपी का हिस्सा है अफगानिस्तान से, वो ही कुछ करेंगे जो हम चाहते हैं, और फिर उनका पकड़े जाना कुलभूषण यादव का वहाँ से, और उनका मुसलमान नाम का पासपोर्ट होना और कई मर्तबा उस पासपोर्ट पर ट्रेवल करना, ये तमाम बातें जो हैं ऐसी हैं कि अगर आप कोई देखें सर्कमस्टांशियल एविडेंस, एक होती है वो एविडेंस जिसको हम हार्ड एविडेंस कह देते हैं कि जो उनका पासपोर्ट है, उनकी नेशनैलिटी है, एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि ये किस मौके पे हुआ। उस मौके पे हुआ जब भारत की ये प्रोक्लेम्ड पॉलिसी थी कि वो बलूचिस्तान में इंटरफियर करेगा और डिस्टेबलाइज करेगा। हाँ, तो इसलिए मैं आपसे एग्रीमेंट में हूं कि ये एक फैक्टर है, लेकिन ये एक फैक्टर ही है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान 9 ऐसे मौके आए हैं जब या हमने जंग की या जंग के दहाने पे थे। 3 दफा बड़ी जंगें लड़ी, 2 दफा छोटी, अगर आप कारगिल को और उसको कंट्रोल वॉर छोटी वॉर, और 4 दफा उनमें से एक वो था। कसूरी साहब की लाइन कट गई है। मुझे कहा जा रहा है हिना रबानी खान साहब, मैं जरा उनसे क्विक रिस्पॉन्स लूं। हिना बीबी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिना बीबी, आपको क्या लग रहा है क्या होगा? लेट्स फोरकास्ट दिस। देखिए, ऑब्वियसली अगर आप जो आवाजें और स्टेटमेंट्स और एक जिंगोइस्टिक बिहेवियर और आर्टिकल्स, मतलब तकरीबन हर सतह पे, बेशक वो पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, सोशल हो, एकेडमिक हो, इंडिया से अगर आप आवाजें देखें तो वहां पे लग रहा है कि इट्स फॉरगॉन कंक्लूजन। दे आर नॉट ओनली नॉट रूलिंग आउट किसी किस्म की स्ट्राइक,
या कोई वॉर लाइक सिचुएशन, बट वो कह रहे हैं उसके अलावा कोई चारा नहीं रहता। एंड उनका ऑब्वियसली ख्याल ये है कि पाकिस्तान मस्ट बी टॉट अ लेसन। बट आई थिंक ये सारा चीज का जो रूट है, ऑफ कोर्स जो हुआ उसको कोई भी नहीं सपोर्ट करता, और मैंने तो पर्सनली कंडेम भी किया और करना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी वायलेंस को इख्तियार करके हमें ना कश्मीर में कोई फतह हो सकती है, ना कहीं और फतह हो सकती है, और ये आई थिंक पाकिस्तान ने एक लेसन बड़ी देर से सीखा हुआ है। सो वॉर मॉन्गरिंग वहां पे पीक पे है। अब देखना यह है कि वहां पे इसको, जैसे मैंने पहले कहा, रूल आउट बिल्कुल भी नहीं कर रहे, और लग रहा है कि आपको क्या लगता है इस हद तक जाएंगे मैडम? देखिए, इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया से मोदी इंडिया इज नॉट इररिस्पॉन्सिबल इंडिया। जो उन्होंने इंटरनली कश्मीर के अंदर ही देखे, उन्होंने जो जो चीजें वहां की हैं, इन्होंने जो जो चीजें मुसलमानों के साथ की हैं, काउ स्लॉटर के ऊपर लोगों को मार दिया है। ये लोग राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं और फ्रीडम ऑफ पीपल की बात करते हैं, और आपको पता है कि वहां पे इंटरनेट कनेक्शंस खत्म किए जाते हैं। तो एक मोदी इंडिया इज नॉट अ रीजनेबल इंडिया। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, काशिफ भाई। आई नो यू नो much more, but this Modi India is not a reasonable India, and the Modi India is willing to compromise the region और इंडिया की अपनी बका शायद, और या अपना इस्तेकाम, अपने वोट की खातिर। और इन्होंने 5 साल में अनफॉर्चुनेटली हमें स्टेट्समैनशिप कहीं पे भी नहीं दिखाई। So you think they can go to any extent to prove a point? I think not only to prove a point, to achieve a purpose. देखें, And the larger purpose is the elections, you think? Absolutely. इस वक्त जो हुआ, इस इंसिडेंट का फायदा पाकिस्तान को तो किसी तरह नहीं हो सकता, किसी तरह भी नहीं हो सकता, और जिस तरह वो प्ले आउट किया गया। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उनको तो प्लेटर में इलेक्शन मिल गया इस इंसिडेंट की वजह से। सो आई विल नॉट रूल आउट एनीथिंग एट ऑल। मेरे नजर में जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इमीडिएटली, बिकॉज देखिए विजिट्स को हम बहुत ज्यादा कभी, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट था, बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान थे, लेकिन जो हो रहा था उसको इग्नोर इतनी देर हमें नहीं करना चाहिए था। बट फाइनली व्हेन ही स्पोक, आई थिंक ही वाज रीजनेबल, और उन्होंने जरा अच्छी तरह दो बैलेंस्ड व्यू दिया। और आई थिंक ये वाली चीज जो सबसे अहम है कि कोई भी जो वायलेंस को इस्तेमाल करता है वो सिर्फ हमारे नेबर्स के खिलाफ नहीं है, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के भी खिलाफ है, ये हमने सीखा है। तो और ये भी कहना कि अगर आप कोई किसी किस्म का एक्शन लेंगे तो रिटेलिएशन हमारी मजबूरी बन जाती है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस फॉर अस एनीमोर। So Pakistan will retaliate. Better sense will. Well, let's hope better sense will prevail. But the war mongering that's coming in from India, ऐसा लगता है कि अब तो कांग्रेस भी कह रही है, have to walk the talk, कि आज का कांग्रेस के तर्जुमान ने ये बात कही है। I understand, Kashif, but I think it's very important that Pakistan does not follow India's lead. ठीक है, इस वक्त अगर वहां पे वॉर मॉन्गरिंग हो रही है तो यहाँ से सिर्फ रीजन ही आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी डेस्टिनी खुद बनानी है ना। पाकिस्तान ने इंडिया की तो वॉक नहीं करनी। सही। सो पाकिस्तान की तरफ से रीजन आना चाहिए। रीजन क्या है? बहुत शुक्रिया इनार बानी खान साहब। किस चीज की? वो कह रहे हैं ना पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा रीजनेबल होना चाहिए। देखें, आज जो प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया है, मैं समझता हूं उसके 2 एलिमेंट्स हैं। दोनों एलिमेंट्स को हमें बड़े गौर से चाहिए। उसके अंदर मसलहत भी इस्तेमाल की गई है, उसके अंदर अकलमंदी भी इस्तेमाल की गई है, यानी अकलमंदाना बयान है जिसको मैं कह सकता हूं, और साथ ही जुर्रतमंदाना भी है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने वही जो स्टीरियोटाइप एक धमकी वाली बात की थी, तो उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर की वो जो स्टेटमेंट स्पॉन्टेनियस थी, उसी दिन थी ना वो स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने रिएक्ट किया। मैं समझता हूं कि मुंह तोड़ जवाब था। उसके बाद आप अमेरिका का रवैया भी देख लें, और अमेरिका का के बाद उसके बाद कैसे पाकिस्तान को उन्होंने एक तरह से, मैं समझता हूं उनका बिहेवियर अपोलोजेटिक है। उन्होंने कहा नहीं जी मकसद ये नहीं था, मकसद ये था। तो ये जो बात हुआ करती है ना डेटरेंस, तो डेटरेंस के अंदर आपने अकल भी इस्तेमाल करनी होती है, और उसके साथ आप अपनी रीजनेबल पोजीशन नहीं करते, उसे कर दी ना। उन्होंने कहा जी आप हमें ज्वाइन कराएं, इंक्वायरी करवाएं, जो भी एविडेंस है हमें दें। आज तक उन्होंने उड़ी का मामला था, हमने टीम भेजी, कोई एविडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अगर अकल भी इस्तेमाल हुई है और उसके साथ साथ उन्होंने वार्निंग भी दे दी, तो दुनिया इसको, मैं समझता हूं, दुनिया इसको कैरेट एंड स्टिक कहती है ना जी, लेकिन हम कैरेट एंड स्टिक तो नहीं, हम वैसे तो रीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर ये बड़ा लॉजिकल डेटरेंस है। कसूरी साहब बात की, कसूरी साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स आप दोनों से ले लो। कसूरी साहब, अगले हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना, आपको हालात मजीद खराब होते नजर आ रहे हैं या कोई रीजन आएगा बीच में? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी। हाँ, देखिए अगले 10-20 दिन जो है, क्योंकि अगले 50 दिन हिंदुस्तान में इलेक्शन का समा है, इसलिए जहां तक जबान का मामला है
वो तो कुछ शायद बेहतर ना हो। एक अच्छी बात यह है कि क्राउन प्रिंस पहुंच मोहम्मद गए बिन दिल्ली। सलमान वो आज रात को दिल्ली पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं सर। मैं भी कहीं और खबर देख रहा था किसी हिंदुस्तान चैनल के पे पहुंच मीडिया चुके को मैं जी। अच्छा, हिंदुस्तान के मीडिया को मैं फॉलो करता रहा हूं, उनके राइटर्स को, जो उनके थिंक टैंक्स हैं और जो उनके बड़े बड़े राइटर्स हैं, वो बड़े केयरफुली कह रहे हैं कि अच्छा जो भी वो कह दिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद ने, याद रखना चाहिए कि ये पैन अरबिज्म से हट रहे हैं, पैन इस्लामिज्म से हट रहे हैं, ये नेशनलिस्ट हैं, भारत इनसे डील कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो मुझे आपको लगता है कि वहां पे कुछ होगा? मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है।